Assalamu alaikum. My name is Fizan Ilahi. Today I'm going to represent about physical foundation of biochemistry. So I will like to tell you about physical foundation. जैसा कि मैंने पहले बताया था सेलुलर फाउंडेशन के बारे में और उसके अलावा मैंने केमिकल फाउंडेशन के बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा आपको फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फाउंडेशन? मतलब इससे क्या मुराद है? हम कहते हैं कि जैसे हमने कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म वर्क टू स्टे अलाइव एंड टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। तो मतलब किसी भी चीज़ का मतलब हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि कोई भी फैक्ट्री में अगर हमने कोई भी सिंथेटिक प्रोसेस करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारी माइंड में बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी होगी तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और वो आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं तो हम वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो वो मतलब हम एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है? एनर्जी इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हमारे ऑर्गन्स जो से हैं वो वर्क कर सकें और अपने आप को मतलब डिफरेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन है हमारा, तो वो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी ने सारे काम करने होते हैं। ब्रेन ने मतलब बॉडी के तमाम जो से हिस्सों को कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अब हमारे पास एनर्जी आपको पता आती है कहाँ से? हमारे पास सनलाइट से आ जाती है, केमिकल एनर्जी आ जाती है। तो वो सनलाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो सकती है, कितनी हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये मतलब फिजिकल फाउंडेशन ये चीज़ है। अब इसमें क्या बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है? बायोकेमिस्ट्री का ये रोल है कि ये बताती है क्वांटिटेटिव और केमिकल टर्म्स में कि कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई है, स्टोर हुई है और कितनी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई है। और इसके लिए हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं जिसको हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी की कई फॉर्म्स आ जाती हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सन से जो सी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। उसके अलावा जो हमारे पास हवा वगैरह से आ रही है वो विंड एनर्जी वगैरह। और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगी। तो ये हम इसको कह रहे हैं कि इसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कि मतलब हमारे पास जब हम फॉर एग्जांपल कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में मतलब जो उनसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई खाना वगैरह खाया तो वो खाना हमने डाइजेस्ट वगैरह करके वो एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ऑक्सीडेशन वगैरह होती है तो वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा लॉ कहता है कि द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ये इंट्रोपी के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा, जो कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होता है। कि मतलब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे कि मतलब वो केमिकल रिएक्शन की वजह से डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और वो डिस्पर्स कर जाते हैं, जिसको हम रैंडमनेस या इंट्रोपी वगैरह कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि हम अभी मैंने जैसे बताया कि फिजिकल फाउंडेशन के बारे में, अब मैं बताऊंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टेडी स्टेट क्या होती है। स्टेडी स्टेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में जो सी हीमोग्लोबिन होती है, वो हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि उसने ऑक्सीजन लेकर जाना है ब्रेन तक और वो मतलब हमारे पास अपने फंक्शन परफॉर्म करती है इसी तरीके से। अब इसका क्या कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट कि वो एक मंथ हमारी बॉडी में मतलब स्टोर रहती है। तो फिर क्या होता है कि मतलब हमारी जो जैसे आपको पता है कि रेड ब्लड सेल जो उनसे हैं वो 3 माह तक हमारी मतलब वो रहते हैं। फिर उसके बाद वो न्यू फ्रेश रेड ब्लड सेल बनते हैं, वो ओल्ड जोन से वो डिग्रेड कर जाते हैं। इसी तरीके से क्या कि हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है एक पास्ट 1 मंथ से बना हुआ है।
अब उसने क्या किया कि नेक्स्ट मंथ से फिर वो नए तरीके से बनेगा, तो वो जो सा पुराना वाला है वो डिग्रेड कर देगा और न्यू सिंथेसाइज हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ग्लूकोज मालिक्यूल की। ग्लूकोज, अब हमने कोई भी मील वगैरह खाया तो वो उससे हमें मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं, लाइक हमें ग्लूकोज मिल गया। वो ग्लूकोज क्या बनेगा कि वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजफुल फॉर्म में मतलब फॉर एग्जांपल वो या तो वो ग्लाइकोसिस की तरफ चला जाएगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ग्लूकोनियोजेन से, अगर हम मतलब काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया। उसके अलावा फैट्स वगैरह में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब अभी हमने जो सा खाना खाया, नेक्स्ट डे हमने और खाना खाना है, तो वो उससे क्या है कि मतलब वो जो पुराना जो सा ग्लूकोज था वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या कंज्यूम हो गया और न्यू ग्लूकोज बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो ग्लूकोज बन रहा था वही मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया या कंज्यूम हो गया और अब न्यू बना है। तो इससे क्या हुआ, इसमें एक बैलेंस आ गया कि मतलब पहले हीमोग्लोबिन है था पास मंथ में, अब न्यू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन गया। तो मतलब उसका रेट ऑफ सिंथेसिस इज इक्वल टू द बैलेंस इज द रेट ऑफ इट्स डिग्रेडेशन। इसी तरीके से ग्लूकोज की बात है, ग्लूकोज में भी जब मतलब थोड़ी देर तक वो स्टोर रहेगा, फिर वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा और फिर न्यू ग्लूकोज बनेगा। तो इससे क्या क्या मुराद है कि मतलब वो जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है। तो इससे क्या, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट, कि जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है वो। इस तरीके से अब ये हम इसको कहते हैं कांस्टेंट स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब इसमें क्या कि मतलब हमारे पास जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ब्रेक डाउन सिंथेसाइज भी होते हैं और फिर वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, और वो फिर जोन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करता है। हमारे आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या है कि जो कम्प्लेक्स जो से सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, और एनाबॉलिक में सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से वो डिफर इन काइंड्स और कंसंट्रेशन में वो डिफरेंट रहते हैं। इसी तरीके से ये सारा सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। अच्छा जी, अब उसके बाद है कि ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम सराउंडिंग्स। अब इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ हमें डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, कि डेफिनेशन पता होंगी तो हम आसानी से इसको समझ सकेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सिस्टम। सिस्टम की एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम किचन में हैं और हम पानी गर्म कर रहे हैं। हम मतलब टी कैटल में जो पानी गर्म कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं या जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रहा है, या आप ये कह लें कि एनी रीजन ऑफ स्पेस वेयर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, लाइक हमारे पास जिधर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। और जो हमारा किचन है ना वो हमारी सराउंडिंग आ जाती है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसके सिस्टम से क्या मुराद है कि जिधर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा हो और जो उसका इर्द गिर्द होगा वो उसकी सराउंडिंग होगी, और जब सिस्टम और सराउंडिंग मिलेंगे तो वो बनेगा हमारा यूनिवर्स। समझ आ गई इस चीज़। अब उसके बाद और क्या चीज़ है कि हमारे पास सिस्टम्स की भी आगे से टाइप्स आ जाती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है कि मतलब हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो सा वो एनर्जी और मैटर ट्रांसफ़र करता है। तो जब ऑर्गेनिज्म ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र करे और ना ही मैटर ट्रांसफ़र करे सराउंडिंग के साथ, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन अगर हमारे पास जो सा ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र करे लेकिन जो सा मैटर ट्रांसफ़र ना करे, तो उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। और जब दोनों चीज़ें एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, मैटर भी ट्रांसफ़र होगी, तो हम इसको कहेंगे ओपन सिस्टम। लिविंग सेल्स जोन से होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जोन से होते हैं वो ओपन सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब दो तरीकों से हम केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। या तो हम इन्वायरमेंट से केमिकल एनर्जी लेते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट मतलब ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि जिससे हम जोन सा एनर्जी एक्सट्रैक्ट। और आगे मैंने बताया था कि इसमें जो सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है कि जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि केमिकल बॉन्ड में स्टोर है,
जब वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट और मोशन में, तो वो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हीट एंड मोशन में कन्वर्ट मतलब वो फॉर्म चेंज हो जाएगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो रही है। उसी तरीके से अब इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल बात हो रही है कि हम सेल जोन से होते हैं ना, वो ट्रांसड्यूसर होते हैं एनर्जी के, क्या मतलब वो एक एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उससे हमें ग्लूकोज वगैरह मिलता है, तो वो हमें हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। कुछ हम प्लांट्स जो उनसे होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो सा हमारे पास ग्लूकोज आता है वो डिफरेंट केमिकल फॉर्म में यूज़ हो सकता है, सेलुलर वर्क में यूज़ हो सकता है, मैकेनिकल सिंथेसिस में और डिफरेंट तरह के मतलब वर्क में यूज़फुल हो सकता है। अब उसके बाद ये है कि ये सारा का सारा जोन सा हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है, वो हमेशा जोन सी है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ बाय प्रोडक्ट भी होते हैं लाइक हीट, लाइक फॉर एग्जांपल जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो सारी एनर्जी सारा जोन सा हम खाना खाते हैं वो सारा जोन सा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ हीट की फॉर्म में भी एमिट होता है। जैसे हम खाना खाने के बाद अक्सर होता है कि हमें गर्मियों में बहुत स्वेट वगैरह, या सर्दियों में भी आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत हीटअप हो जाती है बॉडी, तो इसी वजह से होता है कि वो हीट की फॉर्म में बाई प्रोडक्ट बन गया होता है। और कुछ आपको पता है कि मतलब हमारे पास कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, एनाबोलिक रिएक्शन होती है। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उससे क्या होती है इंट्रॉपी इंक्रीज हो जाती है सराउंडिंग की। इसी तरीके से एनाबोलिज्म में क्या होता है कि वो डिक्रीज इंट्रॉपी या रैंडमनेस। अब इंट्रॉपी के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो होती क्या बेसिकली। तो ये मैं बता रहा था कि सेल जोन से वो ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को। अब इंट्रॉपी की बात आ गई, इंट्रॉपी की कॉन्सेप्ट के लिए आगे मैंने थोड़ी बहुत केसेस भी बताए हैं कि वो क्या किस तरीके से समझ आएगी आपको। इससे क्या मुराद है, इंट्रॉपी होती है कि रैंडमनेस और डिसऑर्डर। रैंडमनेस का तो आपको पता है कि फैल जाना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, कि मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो वो एक बीकर में नहीं रहता, वो मतलब सराउंडिंग वगैरह में भी फैल जाता है। तो इसी तरीके से जो सा ये हम इसको कहते हैं एंट्रोपी। और इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1851 में रुडोल्फ कोलेशियस ने, जो कि जिसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी दिया था। और इसके रिगार्डिंग हम कुछ केसेस भी डिस्कस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टी कैटल एंड रैंडमाइजेशन ऑफ इट। अब वही बात आ गई, टी कैटल बेसिकली मैंने बताया था कि वो सिस्टम है और हमारे पास सराउंडिंग क्या आ जाती है, किचन आ जाता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी गर्म कर रहे हैं तो वो मतलब स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। तो वो क्या हो रहा है कि मतलब हमने एक दफ़ा गर्म कर लिया, फिर हमने उसको मतलब बंद कर दिया बर्नर को। बर्नर बंद हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें हुआ क्या है। हुआ ये है कि वो जो सी उस बर्नर मतलब वो जो स्टीम निकली है वो उसने किचन का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, या आप कह लें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हमने बर्नर बंद कर दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होने लगा। जब वो कूल डाउन होने लग गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों का, किचन का और जोन सा टी कैटल का जोन सा टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया। अब इससे क्या हुआ कि वो एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने सिर्फ सराउंडिंग की हीट को इंक्रीज किया। अब ये तो नहीं हो सकता कि मतलब अब हम वो दोबारा पानी गर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हीट जोन सी है जो सराउंडिंग में किचन में थी, वो उसको, या आप ये कह लें कि जोन सा ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे, कि मतलब अब जोन सी हीट किचन में जमा हुई है, उस हीट की वजह से तो नहीं ना पानी गर्म होगा, वो तो तभी गर्म होगा जब वो क्या होगा कि जब उसको हीट मिलेगी। तो इससे क्या मुराद हुआ कि मतलब वो जोन सा स्टीम था, मतलब स्टीम जो निकली है, स्टीम निकलने की वजह से वो किस फॉर्म में वो जोन सी हीट निकली है उसमें से हीट रैंडोमाइज हो गई है, कि मतलब वो पूरे किचन में फैल गई है। और अब टी कैटल का और जोन सा है उसका किचन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक एग्जांपल है एंट्रोपी की। अच्छा जी, अब दूसरा केस है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें क्या मिलता है, हमें
ग्लूकोज वगैरह मिलता है। वो ग्लूकोज हम क्या करते हैं कि मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करने की वजह से हम जो सा उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये ग्लूकोज हमें मिलता है सराउंडिंग से मिलता है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास जो सा एंड प्रोडक्ट बचते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। मतलब ये जो से हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं ये दोबारा सराउंडिंग को मिल जाते हैं। अब एक सपोज किया जाए, अब इस रिएक्शन से हमें समझ आ जानी चाहिए एंट्रोपी की, कि मतलब हमारे पास एक मालिक्यूल है ग्लूकोज का और 6 मालिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, और ये मतलब टोटल 7 होके ये कंबाइन करके बना रहे हैं 12 मालिक्यूल्स, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 वाटर के। तो इससे क्या हमें पता चला कि ये जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है इसकी वजह से क्या कि वो जो से रिएक्शन है ये मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मोर रैंडमली डिस्पर्स कर गए हैं, रैंडम डिस्पर्स कर गए हैं। तो इससे मतलब और एंट्रोपी की एक ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, जब मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब इधर 7 है, टोटल 12 हो गए हैं, तो ये भी एक एंट्रोपी की निशानी है। उसके अलावा क्या है कि जब भी कोई सॉलिड फॉर्म गैशियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो इंक्रीज इन एंट्रोपी होगी। तो ये मतलब दूसरा केस है एंट्रोपी का। और लास्ट वाला ये हमारे पास ये आपने ये शेक्सपियर का ये कोई कोट है, तो ये अब इससे हमें कुछ भी इससे क्या समझ आ रही है, ये हमारे पास रैंडमली डिस्पर्स है, रैंडमली डिस्पर्स है ये, तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो जब इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्यों इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि ये रैंडमली डिस्पर्स है, या आप ये कह लो कि इसकी इंट्रोपी इंक्रीज की है। लेकिन अगर हमें इसको समझना है तो हमें इसको कंबाइन करना पड़ेगा, और तो वो तभी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो ये जो इंट्रोपी है वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन अगर हमने हासिल करनी है तो वो उसको कंबाइन करना पड़ेगा, तो जब वो कंबाइन करेगी तो वो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। लेकिन जब वो रैंडमली डिस्पर्स है तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो इससे हमें पता चला कि जोन्सियाना ये 125 लेटर्स वर्ड्स को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी। तो ये आई थिंक सो कि आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।